Okay, so welcome to EST preparation by Imran Mirani and Sabah Kadir. So first of all, let's look to the syllabus which has been given by Siba. अच्छा बेटा, अब देखिए अगर हम इस सिलेबस को गौर से देखते हैं तो we could easily see that there are two portions. The first portion जो कि है हमारे पास first column, second column and third column and fourth column. So these four columns belong to education. जो first, second, third and fourth column. It's getting hard to write. Okay, my pen is not working. Wait. So this is education. Fifth and sixth columns, these two columns belong to Sir Imran. So I'm not discussing those two columns. मैं आज आपको सिर्फ education के columns की बताती हूँ. कि these education columns, अगर हम एजुकेशन कॉलम्स को भी देखें ना, ये जो 4 कॉलम्स हैं इनकी भी 2 कैटेगरी है. जो फर्स्ट कॉलम है की लर्निंग एरियाज एंड असेसमेंट, दैट बिलोंग टू ECE. और अगर हम थर्ड एंड फोर्थ कॉलम देखते हैं तो ये बेसिकली बेटा है B.Ed. Many of you have done B.Ed and many of you have the diploma of ECE. So अगर हम ECE और B.Ed को कंबाइन करते हैं तब हमारा ये टोटल सिलेबस बनता है. इट्स नॉट सोनली B.Ed, इट्स नॉट सोनली ECE. यानी अगर आपके पास ECE का डिप्लोमा है तभी भी आपको B.Ed का थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके पास B.Ed है तब भी आपको थोड़ा बहुत ECE का भी पढ़ना पड़ेगा, which is not the part of B.Ed. अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो ये आपको 30-70% नजर आता है. यानी 30% आपको नजर आता है ये एंड 70% आपको नजर आता है B.Ed. लेकिन क्योंकि हमारा जो ये सिलेबस है दैट इज ECE प्रिपरेशन, यानी ECT टीचर की प्रिपरेशन के लिए है, उसका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, तो वी अज्यूम दैट व्हाटएवर which has been given here, यानी ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, एक्टिव लर्निंग है, लर्निंग स्टाइल्स हैं, these all are related to EC. यानी ये 2 to 5 years के बच्चों के लिए ही होने वाला है ये सब कुछ. ये जितने भी टॉपिक्स होंगे तो यानी हमारा जो फोकस होगा वो बड़े बच्चों पर नहीं होगा, बल्कि हमारा फोकस होगा कि अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी जो है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, 2 to 5 years के बच्चों से रिलेटेड होनी चाहिए. व्हेन वी आर स्टडिंग डेवलपमेंट थ्योरीज तो हम उसमें भी ये फोकस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस के अंदर काम हो या हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट थ्योरीज भी जो हैं वो किससे रिलेटेड हों, वो रिलेटेड हों हमारे ओवरऑल 2 to 5 years के स्टूडेंट्स के लिए. तो ज्यादा जो है वो पढ़ना तो हालांकि ऐसे ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं इन 2 कॉलम्स की जो कि स्पेसिफिकली ECE है, वो तो है ही बच्चों के लिए. लेकिन ये जो B.Ed का है ना पोर्शन, ये 2 पोर्शन जो हैं जो B.Ed के हैं, इनकी भी अगर हम बात करेंगे तो इस पे भी हमारा फोकस जब हम स्टडी करेंगे तो 2 to 5 years के बच्चों के लिए होगा. क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना बेटा, वो सिलेबस ही हमें ये बताता है कि ये सिलेबस सिर्फ कंप्लीट एजुकेशन सिंपल नहीं है,
बल्कि ये कंप्लीट एजुकेशन जो है वो ईसीई प्लस बीएड है। और क्योंकि ये ईसीई प्लस बीएड है, इसलिए पढ़ेंगे तो हम बीएड का, लेकिन बीएड में हम कोई एलिमेंट्री थिंग्स या इन चीज़ों को इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस यही होगा कि हम इन थ्योरीज को भी ऐसे पढ़ें कि वो ज़्यादा हम कंसंट्रेट करें, 2 to 5 इयर्स स्टूडेंट्स या जो हमारी मंटेसरी किंडरगार्टन क्लासेस हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, कि अब हम जो है वो किस तरह इसको जो है वो आगे लेकर चलते हैं। जी। हम्म। सबसे पहले क्योंकि हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की है, जिसको अगर आज के वक्त में कहा जाए तो ये आपने सुना होगा ECCE। ECCE भी इसको ही कहते हैं, बस ये जो केयर है ना, ये ऐड हो गया है। अब देखें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, यूनेस्को इसको ये कहता है। हमारे यहाँ ECCE ज्यादा पॉपुलर है। अब यूनेस्को के अकॉर्डिंगली ECCE है क्या? Holistic development of a child's social, emotional, cognitive, and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and well-being. इस डेफिनेशन से बहुत क्लियरली कुछ चीजें समझ आती हैं। जो फर्स्ट वर्ड है, अगर आप देखें तो वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। और व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल, यानी कि सब कुछ कंप्लीटली। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बात की जा रही है यहाँ पर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल, दे बोथ आर सेम। Sonia, they both are same. Social, emotional, cognitive, physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and well-being. अब इन एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो कितने फैक्टर्स की बात कर रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें। ओके, जो हमने स्टार्ट में किया था, ओके जी, यस। इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर भी आप नोटिस करेंगी कि हमारे सिलेबस के अंदर भी ये पर्सनल, सोशल, इमोशनल, इन सब डेवलपमेंट्स की बात की गई है। अगर आप नोटिस करें, ये यहाँ पर देखें, ये पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, ये सारी डेवलपमेंट की बात की गई है। इसका मतलब है जो ECE है ओवरऑल, वो ECE डिपेंड ही किस पे करता है? सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल, इन 4 फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है ECE। यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करें, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर की बात करें, ये सब के सब इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए आगे चलकर हम जिन
जितने भी अभी फिलोसफर्स की, एजुकेशनिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दे वुड ऑल टॉक अबाउट दीज 4 फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स को हम और अच्छी तरह समझेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो आगे जाकर। लेकिन आप याद रखें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो होलिस्टिक एक जो है वो अप्रोच है, which means that it's not something which depends upon a single factor, but it's actually a combination of multiple factors, and especially there are 4 factors जिनके ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, emphasize किया गया है। और वो कौन कौन सी नीड है बच्चे की? वो सोशल नीड है, दैट इज इमोशनल नीड, दैट इज कॉग्निटिव नीड, एंड दैट इज फिजिकल नीड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नीड्स की बात कर रहा है। अच्छा देखिए, अब आप सोच रहे होंगे मैं ये यूनेस्को की डेफिनेशन पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दिस डेफिनेशन माइट कम इन योर एग्जाम। इस तरह की जो डेफिनेशन है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। जो है वो 4 स्पेशल फैक्टर्स आपसे जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द 4 स्पेशल फैक्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो यू मस्ट रिमेंबर कि हमें पता होना चाहिए कि वो सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल, ये 4 फैक्टर्स जो हैं उन पे फोकस किया जाता है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अपने जी। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, पर्सनालिटीज, एंड स्पेशली उनसे एसोसिएटेड जो वर्क हैं या एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट रिपीटेड हमारे पास जो हैं वो आते हैं। यस, उम्मे हुमेरा पूछिए। अच्छा, जी बेटा, हम फर्स्ट जो हैं वो डिस्कस करते हैं कमेनियस को। कमेनियस की बात करें तो कमेनियस जो है ना, इज वेरी पॉपुलर, लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं है दैट वी स्टडी एवरीथिंग। अच्छा, यू आस्क मी टू रीडिफाइन इट। हुमेरा, हम ये जो 4 फैक्टर्स हैं ना बेटा, ये हम आगे चलकर ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 4 फैक्टर्स। ये सोशल, फिजिकल, इमोशनल, ये जो कॉग्निटिव, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, दिस इज ऑल अबाउट चाइल्ड केयर। तो इसमें हम आगे चलकर ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो डोंट वरी अबाउट दीज 4 फैक्टर्स। वो हम वन बाय वन करते हैं डिस्कस। अभी जो है वो कमेनियस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कमेनियस एजुकेटर है। अब ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की इसमें जो है वो एक बात है, और उसको मैं मार्क करती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो क्या बात होती है। अच्छा देखिए, he was the first educator who introduced picture book for children. कमेनियस, ये एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है दैट देश बनाओगा introduce the first picture book for the children, for the kids. तो उस शख्स का नाम है कमेनियस। कमेनियस ने क्या किया है? कमेनियस ने पहली पिक्चर बुक बनाई थी बच्चों के लिए। आप देखिए 16 सेंचुरी का जो है वो बंदा है, 17 सेंचुरी का। सो 16-17 सेंचुरी का जो एक शख्स है, उसने सबसे पहले जो है वो पिक्चर बुक बनाई है, उसका नाम है कमेनियस। याद रखें दिस एमसीक्यूज। कमेनियस कौन है? कमेनियस वाज द फर्स्ट एजुकेटर हु एक्चुअली रॉट द फर्स्ट पिक्चर बुक फॉर चिल्ड्रन। पहली बुक जिसने पिक्चर्स बुक जो है वो बच्चों के लिए बनाई थी, उसका नाम है कमेनियस। एंड दिस इज द ओनली एमसीक्यूज विच इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कमेनियस। हम कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के एजुकेशनिस्ट यानी फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो आज का ईसीई है, बीएड नहीं है। हम पहले ईसीई के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर हम बीएड की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कमेनियस कौन है? कमेनियस जो है जिसने फर्स्ट पिक्चर बुक जो है वो बनाई थी। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
अब जॉन लॉक कौन था? जॉन लॉक ने, बट दैट्स नॉट अ डिस्कशन। 17th सेंचुरी का एक फिलोसोफर है। इसमें हमने क्या याद करना है? याद रखें, इसका एक काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बेटा वो है दिस क्लीन स्लेट। अब क्या है ये क्लीन स्लेट का फलसफा? एक और एमसीक्यूज भी आता है इसी से रिलेटेड, और उसमें वो कहते हैं कि हु हैज सेड दिस, के टेब्लू रोसा इसने कहा था, द चिल्ड्रन आर लाइक अ टेब्लू रोसा, क्लीन स्लेट, ब्लैंक स्लेट। बच्चे ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। बच्चे जो है ना वो कोरे कागज की तरह हैं। बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप जो लिखेंगे वो वैसे बन जाएंगे। जैसे एक बोर्ड होता है ना, एक ब्लैंक स्लेट होती है, एक वाइट बोर्ड होता है, आप समझें, और आप जब उस पे मार्कर यूज करते हैं तो उसको भरते जाते हैं। इसी तरह एक जो बच्चा है ना वो खाली है, एक वेसल है, ठीक है, जो एम्प्टी वेसल है। उसके अंदर आप पानी डालना शुरू करेंगे, उसके अंदर आप सिरप डालेंगे, उसके अंदर आप जूस फिल करें, आप उसके अंदर कुछ भी डालते जाएं। इसी तरह ब्लैंक स्लेट है। ब्लैंक स्लेट का मतलब ये है कि उन्हें अभी कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में। सो वट एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू देम वही होगा। अच्छा, जॉन लॉक जो था ना वो बिहेवियरिस्ट था। बिहेवियरिस्ट इज नॉट अ टॉपिक टुडे, लेकिन ये बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियरिस्ट मानते यही है कि जो बच्चे होते हैं उनको, जो इंसान होता है उसको किसी भी तरीके से रीइंफोर्स करके ट्रेन किया जा सकता है। तो इसलिए जॉन लॉक वाज द फर्स्ट मैन हु सेड दिस, कि बच्चे जो है ना वो क्या हैं? वो ब्लैंक स्लेट हैं। क्या है बच्चे? ब्लैंक स्लेट हैं, क्लीन स्लेट हैं, टेब्लो रोसा हैं। इनके ऊपर आप जो टाइप करेंगे, इनके ऊपर आप जो लिखेंगे, ये वैसे ही बन जाएंगे। अगर एक बच्चा जो है वो सिंपल से पैदा होता है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाएं, तो उसके लिए वो उसको डॉक्टर के लिए ही उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। इफ समबडी वांट्स टू मेक देयर किड इंजीनियर, तो वो शुरू से उसके लिए प्रिपरेशन करेगा। कोई टेलर बनाना चाहता है अपने बच्चे को, तो वो स्टार्टिंग से उस तरह ट्रेन करेगा। समबडी वांट्स टू मेक अ किड अ कैप्टन, या एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता है, तो वो द सिमिलर वे उनको वो ट्रेन करेंगे। तो जो जॉन लॉक है, उसकी जो फिलॉसफी है वो बेटा यही कहती है कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक ही चीज है जो आपको पता होना चाहिए जॉन लॉक के बारे में, और वो ये है कि टेब्लो रोसा यानी कि क्लीन स्लेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ ईयर याद नहीं करना है, सिर्फ दो की याद करनी है हमने। और वो मैं आगे जाके आपको बता रही हूँ। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स जो आज का हमारा टॉपिक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जिनकी एक एक सिर्फ एमसीक्यूज है, जैसे कि लॉक, जॉन लॉक की एक ही एमसीक्यूज है, टेब्लो रोसा एंड क्लीन स्लेट। ठीक है जी, ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। टेब्लो रोसा मतलब क्लीन स्लेट ही होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे आप वो ना परेशान ना हो कि ये क्या है, ये सेम बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? तो मुझे बताते जाएं ताकि मुझे भी ये हो कि आपको समझ आ गया है और मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, अभी तक हमने दो ही एमसीक्यूज किए हैं, 3 एमसीक्यूज ही किए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे हम अपना देखते हैं। दूसरा है रोसो। रोसो इज नॉट इम्पोर्टेंट। रोसो इज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिस्ट है। अब अगर इससे आ भी जाता है, हम थोड़ी सी फिलोसफीज आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि रोसो जो है ना वो कहता है कि भाई बच्चों को बस जंगल में छोड़ दो, और बच्चों को जो है ना वो फॉरेस्ट में छोड़कर, या उनको जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट है वहां पे डायरेक्ट, मतलब नो टीचर नथिंग, बस बच्चा गया और खुद ही उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया कि सन कैसे अराइज हो रहा है, सब चीजें कैसे हो रही हैं, प्लांट कैसे हो रहे हैं। तो इस तरह का है, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसने किया क्या है। जो है वो ये बात करता है फ्रीडम की, फ्रीडम की बात करता है, नेचुरलिस्ट है। फ्रीडम का मतलब है बच्चों को कंप्लीट आज़ादी है, वो जैसे करना चाहते हैं वैसे करें। वैसे रोसो ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया है, विच इज नेगेटिव एजुकेशन। मैं आपको बता देती हूँ, नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी रोसो ने दिया है। इम्पोर्टेंट ईसीई में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है, कि 12 साल तक नेगेटिव एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। किस तरह नेगेटिव एजुकेशन, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। बट एमसीक्यूज के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि रोसो हैज गिवन नेगेटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट। नेचुरलिज्म में आता है नेगेटिव एजुकेशन, ये बाद में चलकर हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ईसीई से हैं, क्या है मतलब? आगे बढ़ते हैं। मैम टॉपिक पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा,
आज हम इसी ही पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम इसी ही पढ़ेंगे। बीएड से हमने स्टार्ट नहीं किया है। मैंने सोचा मैं आपको ईसी से स्टार्ट करें बिकॉज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है अबाउट दिस मल्टीपल एजुके मैंने बहुत सारे एजुकेशन के टेस्ट दिए हैं, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है अ, वो मुझे लगता है आपको इसी पे बहुत फ़ोकस करना चाहिए, उस पे थोड़ा, क्योंकि ईसी हम नहीं पढ़े हुए होते हैं, हम ज़्यादा बीएड पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, तो ईसी भी हम थोड़ा देखें। अगर हमें यही नहीं पता कि उसके फिलोसोफर्स कौन हैं और जी, बेसिक थोड़ी-सी क्लैरिटी हमारे पास हो जाए ना तो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। चलें आगे बढ़ते हैं पेस्टोलॉजी का तो आपने बहुत सुना होगा। अब हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड केयर, बार-बार वर्ड आ रहा है चाइल्डहुड केयर। अब आप मुझे बताएँ कि फर्स्ट टाइम चाइल्डहुड केयर यानी केयर का वर्ड चाइल्डहुड के साथ किसने यूज़ किया? वो है जी हमारे पास द ग्रेट पेस्टोलॉजी। जो पेस्टोलॉजी साहब है ना, इन्होंने जो बच्चों की केयरिंग चाइल्डहुड केयर उस पे फोकस किया है एंड ही इज नोन एज द फर्स्ट जिसने बच्चों की केयर उस जमाने में अब आप आज के वक्त की बात कर रहे हैं, हम लोग आज 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, सो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव सर्टेन थिंग्स, बट अगर पीछे चले जाएं, हम थोड़ी सा हिस्ट्री पढ़ लें तो हमें समझ आएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है जी, कैरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पेस्टोलॉजी वाज अ स्विस, स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर फ्री एज का कॉन्सेप्ट दिया है, एजुकेशन वाज टू बी ऑफ हैंड, हेड एंड द हार्ट। कैरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है एंड ही हैड सेड दिस कि एजुकेशन किस तरीके से होती है, हैंड से, हेड से एंड हार्ट से। हैंड से यानी हम लिखते हैं, हेड से यानी कि हम समझते हैं कॉग्निटिव, हार्ट से यानी कि एक काम में अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में तो मैं पढ़ूंगी कैसे, अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश में तो मैं पढ़ूंगी कैसे, अगर मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं साइंटिफिकल फील्ड में जाऊंगी कैसे, गेटिंग इट। सो थ्री थिंग्स आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है, हैंड, हेड एंड हार्ट। ठीक है, और ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मैन जिसने कैरिंग का जो वर्ड है वो एजुकेशन के साथ या बच्चों के साथ जो है वो अटेस्ट किया है कि इट्स बेसिकली द केयर फॉर द स्टूडेंट्स। वरना आप देखें जो एजुकेशन है ना वो बच्चों को लगता है कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इट इज पेस्टोलॉजी जिसने ये कहा कि ये एक्चुअली केयरिंग है, बच्चों के साथ अगर हमारा प्यार है तो हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन ये इतना नहीं है कि हम इस पे इतना टाइम दें। आगे बढ़ते हैं इस पे। फ्रोबेल है, फ्रोबेल आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसको बहुत डिस्कस करेंगे, मंटेसरी भी। बाकी जो दो रह गए इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फ्रोबेल और मंटेसरी पे चलेंगे। ठीक है जी। स्टेनर, स्टेनर जो है उसने 3 पीरियड्स डिफाइन किए हैं ओवरऑल। ठीक है, स्टेनर कहता है एजुकेशन में, एजुकेटर है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ये एक बहुत बड़ा फिलोसफर है। पूरा आप अगर आपने ईसी किया है तो इस पे पूरे 10 मार्क क्वेश्चन आते हैं फिलोसफर्स पे। अच्छा जी, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 19th सेंचुरी का है और इसने 3 पीरियड्स बताए हैं। ठीक है जी, अब वो 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं, ये कहता है एक पीरियड होता है जो कि विल का होता है, पैदा होने से 7 साल की उम्र जो है ना वो विल है। विल मतलब आपकी अपनी ख्वाहिश है, बच्चे की ख्वाहिश है, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, उसका दिल चाह रहा है खेलेगा, उसका दिल चाह रहा है रोएगा, उसका दिल चाह रहा है मम्मा को तंग करेगा, बाबा को तंग करेगा, जो भी होगा। ठीक है जी। सेकंड वो कहता है भाई हार्ट, फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल, यू अंडरस्टैंड, हार्ट 7 to 14 ईयर्स। उसके बाद वो कह रहा है कि जो 14 इयर्स है एंड ऑनवर्ड्स है वो है हेड, दिमाग यूज करते हैं, कहाँ जॉब करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 3 पीरियड्स जो हैं वो स्टेनर ने दिए हैं, रुडोल्फ स्टेनर ने 3 पीरियड्स दिए हैं। ठीक है, लाइफ के। द फर्स्ट पीरियड इज विल, बच्चा जब पैदा होता है 7 साल की उम्र तक वो विल है। सेकेंड इज जिसकी हम बात करते हैं हार्ट, पहला है विल,
सेकंड इज हार्ट, थर्ड इज हेड, 14 ईयर्स तक। विल है 7 ईयर्स तक, हार्ट है 4 to 7 to 14 ईयर्स, हेड है 14 ईयर्स ऑनवर्ड। याद रखें, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं जिसमें वो एज आपको देते हैं और आपको बताते हैं, फॉर इंस्टेंस के स्टेनर है, सो विच वन इज द विल पीरियड, विच वन इज द हार्ट पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 ईयर्स तक विल पीरियड है, 7 to 14 ईयर्स जो है वो हेड पीरियड है, और हार्ट पीरियड है, और उसके बाद हेड पीरियड जो है वो 14 ऑनवर्ड्स, यानी 14 साल के बाद जो बच्चे की उम्र है उसके बाद उसका हेड चलता है, यानी कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, और फिर वो उसके हिसाब से करता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक, क्योंकि ये अब हम मैकमिलन सिस्टर्स पे जा रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैकमिलन सिस्टर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर जो है इन लोगों ने क्या किया कि जो यंग बच्चे होते हैं, आपको पता है यंग बच्चों की डेथ्स जो है वो एक इशू है वर्ल्ड वाइड, और 20th सेंचुरी के अंदर तो बहुत ज्यादा था, अब तो फिर भी बहुत जो है वो कंट्रोल हो गया है। आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़ों से, बहुत बड़ों से, मतलब दादा दादी के जमाने के, आपने सुना होगा कि बच्चे बहुत कम जिंदा रहते थे, किसी के 15 बच्चे होते थे तो 4 जिंदा रहते थे। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के 17 बच्चे हुए, किसी के बेचारी पता नहीं कितने कितने बच्चे। लेकिन जब आप अपने खानदान में देखती होंगी तो वो 7-8 बच्चे हुए होते हैं, 5 किसी के बच्चे होते हैं। तो ये क्यों होता था? ये इसीलिए होता था क्योंकि उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, मैकमिलन सिस्टर्स जो है ना, दे आर पॉपुलर, कि इन्होंने बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम किया कि बच्चों को पढ़ाएंगे भी लेकिन उनकी हेल्थ का भी बहुत फोकस किया जाएगा, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स। तो ये है, मैकमिलन सिस्टर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आ जाता है फॉर इंस्टेंस, क्योंकि एक मतलब इनका नाम तो है ना, तो वो इन्होंने काम किया है बेटा गुड हेल्थ पे, बच्चों की वेलबींग पे काम किया, 5 साल की उम्र तक के बच्चों की पढ़ाया भी, उनके साथ साथ उनकी हेल्थ पे बहुत फोकस किया। बस यही है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो आज के हमारे मेजर टॉपिक्स हैं वो 2 टॉपिक्स हैं, वन इज किंडरगार्टन एंड द अदर वन इज द मोस्ट पॉपुलर मंटेसरी सिस्टम। इसको हम बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, 2 सिस्टम्स को। अब आगे बढ़ते हैं, चलें। इसीलिए मैंने यहाँ पर, अच्छा किंडरगार्टन, दिस इज किंडरगार्टन, नॉट गार्डन, लेकिन ये इसकी मीनिंग गार्डन ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किंडरगार्टन, आप लोगों को पता है कुछ किंडरगार्टन के बारे में? इट्स वेरी फेमस, वी हैव मेनी स्कूल्स अराउंड जो कि किंडरगार्टन की बात करते हैं। तो कुछ पता है किंडरगार्टन के बारे में? किसने दिया, कौन था, क्या हुआ? जस्ट लिसन्ड। यस, मैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट किंडरगार्टन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एटलीस्ट 1-2 एमसीक्यूज इसमें से आपके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंडरगार्टन। अब आप समझे, सुने मुझे, और अच्छी तरह इस टॉपिक को समझें, इसके शायद हर बात में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अब ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। किंडरगार्टन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 1830, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट है 1837 का। फ्रोबेल ने दिया है किंडरगार्टन का। हुआ क्या, अब आप ये समझिए, बिफोर 1837, यानी अभी तक आपने कुछ नोटिस किया फिलोसफर्स में कि फॉर इंस्टेंस ये जो बच्चे की भी बात कर रहा है, मतलब हार्ट वाली, वो भी 7 ईयर्स, ज्यादातर लोग 7 ईयर्स की बात कर रहे थे। सो बिफोर फ्रोबेल, फ्रोबेल इसका किंडरगार्टन का कौन है, फाउंडर है। ठीक है, और फ्रोबेल से पहले जो दुनिया थी ना, उसके अंदर लोग कहते थे कि 7 ईयर्स से पहले जो बच्चा होगा ना, वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको पढ़ा सकें। कितने ईयर्स? 7 ईयर्स। दुनिया कहती थी कि 7 ईयर्स से पहले आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और ये वो पहला शख्स है जिसने 7 ईयर्स से कम बच्चों पे काम किया है। किसने? फ्रोबेल ने।
फ्रॉबेल वाज द फर्स्ट मैन जिसने 7 इयर्स से कम बच्चों पे जो है वो काम किया है। अब हुआ क्या, जब हम फ्रॉबेल की बात करते हैं तो फ्रॉबेल जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी के अंदर तो देखें आप, वो मानते ही नहीं है ना, वो इस बात को ही नहीं मान रहे हैं कि 7 इयर्स से पहले बच्चा इस काबिल भी है कि आप उसको पढ़ाएं। तो फ्रॉबेल आता है जी, फ्रॉबेल इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं, वो इस बारे में बात करते हैं कि ऐसे कैसे कि 7 साल से पहले बच्चों को काम नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो फ्रॉबेल जो था ना, उसकी मदर नहीं थी, ही वॉज अ मदरलेस चाइल्ड एंड लूजिंग हिज मदर बिफोर द एज ऑफ 1, उसके और ही वाज रेज्ड बाय फादर। तो जब एक वालिद से, एक फादर से वो रेज हुआ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि किस तरीके से जो है ना वो आगे अपनी लाइफ स्पेंड करें। तो इसीलिए जब वो किसी यंग बच्चे से मिलता था ना तो उसकी तरफ वो बड़ा काइंड हार्टेड होता था कि मतलब वो इस चीज के ऊपर करता था कि कोई डे केयर सेंटर हो, कोई मतलब जो एजुकेशन हो ना वो डे केयर की तरह हो, और मदरली जो है ना वो एजुकेशन जो है उस पे जो है वो काम किया जा सके। जो फ्रॉबेल था ही वॉज अ जर्मन। ये एक एमसीक्यूज है कि फ्रेडरिक फ्रॉबेल का ताल्लुक कहाँ से था। ठीक है, तो ही बिलोंग्स टू जर्मनी, ये जर्मन था। ठीक है, अब ये जो है वो क्या करता है, वो एक एज ए टीचर जो है ना वो ज्वाइन करता है स्कूल को, और वहां से ही फिर वो क्या करता है कि वहां से वो ट्यूशंस भी पढ़ाने लगता है बच्चों को। जब वो ट्यूशंस पढ़ाता है ना तो इसको जो बच्चों के, यानी जिन बच्चों को कोई पढ़ा रहा होता है, चिल्ड्रन को, उनके जो फादर होते हैं ना इसको एक गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट क्या मिलता है इसको, गिफ्ट मिलता है, एक गार्डन मिलता है इसको, एक गार्डन इसको वो गिफ्ट करते हैं। तो जब गार्डन इसको गिफ्ट में मिलता है तो उस गार्डन से ये क्या करता है, ये बच्चों को गार्डन में ले जाता है और वहां से उनको पढ़ाने लगता है। समझ आ रहा है? इसीलिए ये जो अब हमें नजर आ रहा है द वर्ड गार्डन, इट्स एक्चुअली गार्डन, ये गार्डन है। ठीक है, और ये जो किंडर है इसका मतलब है किड्स। ठीक है, किंडर का मतलब होता है किड्स, और गार्डन का मतलब होता है बेसिकली गार्डन। समझ गए अब यहाँ तक आप बात? 1837 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 7 इयर्स से कम बच्चों को स्कूल जाने का कोई सिस्टम नहीं था। अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। 7 साल के बाद अर्ली चाइल्ड स्टार्ट होती थी, उसको वो कंसीडर करते थे कि बच्चों को इससे पहले आप भेज ही नहीं सकते, मतलब बच्चे सोच ही नहीं सकते कुछ। और इसको एक गार्डन गिफ्ट मिला था, जो जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाता था उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्टन मीन्स गार्डन, उरूसा गार्टन मीन्स गार्डन, इसको एक गार्डन गिफ्ट करते हैं, वहां पे ये बच्चों को ले जाता है। दिस इज हाउ द फर्स्ट चिल्ड्रन गार्डन जो है इसने एक ओपन किया, और इस तरह किंडरगार्टन का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। क्लियर हो रही है यहाँ तक आपको बात? फ्रेडरिक फ्रॉबेल है, आगे नोट्स हैं इसके, मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगी, लिखा हुआ है और भी, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। फ्रेडरिक में लिख नहीं रही हूँ। फ्रेडरिक फ्रॉबेल है, वाज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन। 1837 में किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट हुआ है। बिफोर किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें 7 ईयर से पहले होता नहीं था। किंडर मींस किड्स एंड गार्टन मींस गार्डन। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 1837 फाउंडर है, कौन है? फ्रॉबेल इसका फाउंडर है। ठीक है जी, इससे पहले 7 इयर्स के बच्चों को जो है वो तालीम दी जाती थी। इज दिस क्लियर कि फ्रॉबेल ने किस तरह जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? अब इस सिस्टम में होता क्या, उसको हम आगे पढ़ते हैं। आप मुझे यहाँ तक बताएं कि अगर आपको ये क्लियर है तो फिर बेटा मैं आगे इससे बढ़ूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट पिक्चर में, आपको शायद देखें अब ये जो साहब है ना जो आपको नजर आ रहे हैं इमेजिनरी, जी ये हैं फ्रॉबेल, और ये हैं बच्चे, और ये है गार्डन। गार्डन में ले गए हैं और गार्डन में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वहां पे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना उसके 3 मेजर
जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो फ्रोबेल साहब हैं, वो बच्चों को गार्डन में ले जाकर पढ़ाते हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को किंडरगार्टन कहते हैं। यानी एक क्लास को इस तरह का बनाया जाए कि वो गार्डन नुमा लगे। और इसने कहा जो बच्चे हैं ना, दे आर टाइनी फ्लावर्स। क्या कहा है फ्रोबेल ने कहा है कि किड्स आर लाइक टाइनी फ्लावर्स। बच्चे जो हैं वो टाइनी फ्लावर्स हैं। ठीक है, ओके, टाइनी फ्लावर्स, यस। किड्स आर लाइक अ टाइनी फ्लावर्स। किस था वैसे ये भी एमसीक्यूज आता है कि फ्रोबेल कौन है, आइडियलिस्ट है। ये आगे जाके जब हम फिलोसफीज पढ़ेंगे तब हमें ये और क्लियर होगा। फ्रोबेल वाज एन आइडियलिस्ट एंड फ्रोबेल जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया है किंडरगार्टन का 1837 में का की दिया है। एंड ही सेड सो दैट द किड्स आर लाइक टाइनी फ्लावर्स। इसीलिए जो गार्डन स्कूल है उसका कॉन्सेप्ट, गार्डन क्लास का कॉन्सेप्ट, आपसे आपसे एमसीक्यूज में पूछता है गार्डन स्कूल का कॉन्सेप्ट, गार्डन क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट, टाइनी फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब के सब फ्रोबेल ने दिया। एंड फ्रोबेल वाज अ जर्मन। कौन है फ्रोबेल? फ्रोबेल का ताल्लुक जो है वो जर्मनी से है। एंड ही वाज अ जर्मन। ये बड़ा रिपीटेड एक एमसीक्यूज है कि भाई फ्रोबेल कहाँ से था। फ्रोबेल जर्मनी से था, जर्मन से था। क्योंकि हमारी क्लासेस इसी की हैं तो हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है किंडरगार्टन एंड मोंटेसरी इज वेरी पॉपुलर, तो इससे एमसीक्यूज आपका जरूर आने वाला है। तो फ्रोबेल जो है उसने कहा कि किड्स आर लाइक अ टाइनी फ्लावर्स। गार्डन जर्मन से इसका ताल्लुक था और जो है वो बच्चों का गार्डन जो है वो इसने बनाया था। और ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ देखें, किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सेम एज के होते हैं किंडरगार्टन के अंदर। क्योंकि हम दूसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद मोंटेसरी का, मारिया मोंटेसरी का, तो वो डिफरेंट होगा। इसलिए ये बातें दिमाग में रखें कि जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है ना उसमें बच्चे सेम एज के होते हैं, मोंटेसरी में डिफरेंट एज के हो सकते हैं। सेम एज के बच्चे होते हैं, एमसीक्यूज है ये। किंडरगार्टन के अंदर जो बच्चे होते हैं वो सेम एज के होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब थ्री मेजर एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं जिस पे किंडरगार्टन फोकस करता है। थ्री एसेंशियल पार्ट्स हैं। अब वो थ्री एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी याद होना चाहिए आपको। गिफ्ट्स क्या है, किसको गिफ्ट्स कहा है? प्रोबेल साहब ने गिफ्ट्स कहता है ये प्ले को। यानी अगर बच्चा है, उसका दिल चाह रहा है कि मैम क्रिकेट खेलना है, अब आपने उसको क्रिकेट प्ले करने के लिए दिया, इट्स अ गिफ्ट फॉर द किड। गिफ्ट का मतलब वो नहीं है कि मतलब आप उसको जो है ना वो चीजें दे रहे हैं। गिफ्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू प्ले एनी गेम। अब वो बच्चे जो है वो कैरम खेलना चाह रहे हैं, बच्चे जो है वो कुछ भी प्ले करना चाह रहे हैं, व्हेन दे वांट टू मेक समथिंग दैट्स अ प्ले फॉर देम, राइट? सो व्हाटएवर दे वांट टू प्ले दैट्स अ गिफ्ट फॉर देम, दैट्स अ प्लेजेंट फॉर देम, राइट? वो खुश होंगे ना उस चीज से, तो वो उनके लिए गिफ्ट है। तो इसने कहा कि भाई क्रिएटिव प्ले जो भी आप बच्चों को देते हैं जिनसे वो एंजॉय करते हैं, प्लेजेंट उनको फील होता है, दैट इज एक्चुअली अ गिफ्ट। क्लियर? तो ये पहला असेंशियल पार्ट है किंडरगार्टन का। बहुत अच्छी तरह बेटा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है ना किंडरगार्टन एंड मोंटेसरी, दो टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर्स पर्सपेक्टिव से हैं, इनके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो जो किंडरगार्टन है उसमें पहला जो है वो कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया है? पहला कॉन्सेप्ट आ गया है जी गिफ्ट्स का। थ्री पार्ट्स हैं इसके एसेंशियल, गिफ्ट्स। सेकंड क्या है? इसने कहा हेल्दी एक्टिविटी के लिए सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, गाएं, नाचे गाएं बच्चे, अपने जो है ना वो मजे में रहें, और इस तरह जो है वो उनको फिर हमने पढ़ाना है। तो ये बात की। और तीसरा जिस पे अगर आप देखें तो पूरा किंडरगार्टन वर्ड ही जो है वो डिपेंड करता है, दैट इज नेचर।
यानी आप गार्डन के अंदर उनको लेकर जाते हैं जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं और नेचुरल वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं। हमारी क्लासेस देखिए उनमें एसी लगाकर हमने जिस तरह की बनाई हुई है, ये एक्चुअली हम कहते तो हैं इनको किंडरगार्टन क्लास, बट दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का तो मतलब ही यही है कि आप नेचुरली सेटिंग के अंदर, या नेचुरल सेटिंग ना भी हो तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे फीलिंग आए गार्डन की, गार्डन की फीलिंग होनी चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट्स वुड स्टिमुलेट सम अवेयरनेस। वहां पर वो उनको जो है ना वो मोटिवेट हो टुवर्ड्स स्टडी, और उनको समझ आए प्रैक्टिकलिटी ऑफ एवरीथिंग, कि आप उनको सिखाना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल लीव दिखाकर आप उनको बताएं कि दिस इज द ग्रीन कलर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर करके ना हम उनको दिखाएं। हम अगर पैरेट दिखा रहे हैं तो बच्चे को पैरेट कलर का वैसे ही उस कलर से पता चल जाए कि ये पैरेट है। अगर हम ब्लैक कलर दिखा रहे हैं तो देयर शुड बी अ केट, एन ओरिजिनल केट, जिससे उसको पता चल जाए कि ब्लैक कलर किस तरह होता है। तो हमें ये पेपर वर्क करने की, मतलब इस तरह से पेपर पे दिखाकर ना नेचुरल, या गार्डन के अंदर जो कलर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, डिफरेंट फ्लावर्स जो मौजूद हैं, अब वो हर फ्लावर आप लेकर जाएंगे और बताएंगे कि दिस इज रेड, रेड फ्लावर, दिस इज येलो फ्लावर, वो जो भी कैटेगरी है उसकी। क्लियर? तो इसका मतलब ही है किंडरगार्टन का कि आप उनको प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो होगी लेकिन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर दिखाएंगे आप उनको। ठीक है, सो थ्री मेजर एरियाज हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं ऑफ किंडरगार्टन। द फर्स्ट वन इज द गिफ्ट। गिफ्ट इज बेसिकली द प्ले, जो आप उनको मन पसंदीदा खेल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द गिफ्ट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। सेकंड थिंग इज द डांसिंग एंड सिंगिंग बाय विच दे एंजॉय। थर्ड थिंग इज द गार्डन, यानी वो जो नेचुरल सेटिंग है, यानी वो जो नेचुरल वर्ल्ड है बच्चों का, उसमें ले जाकर आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्लियर है किंडरगार्टन? कोई भी बेटा इसमें क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, कि किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया है, 1837 में दिया है। एक गार्डन उसको गिफ्ट किया गया था, और उसके बाद जो है वो उसने ये थ्री एसेंशियल पार्ट्स होते हैं किंडरगार्टन के, इनसे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं पेपर्स पर्सपेक्टिव में, बट मेक श्योर किंडरगार्टन आपको बहुत अच्छी तरह पता हो। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, आप प्लीज मुझे बताते रहेंगे ना। गार्डन गिफ्ट किया था जिसको वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था ना, बच्चों को, उनके पेरेंट्स ने उसको गार्डन गिफ्ट किया था। तो उस जब वो गार्डन गिफ्ट मिला उसको, तो ये अभी तो इट्स वेरी रेयर, हम टीचर्स को पता है कुछ नहीं मिलता, लेकिन पहले जमाने में बहुत कुछ मिल जाता था टीचर्स को। तो ये ट्यूशंस पढ़ाता था, उन्होंने इनको एक गार्डन गिफ्ट कर दिया, वहां पे उस सेटिंग के अंदर ये बच्चों को लेकर चला गया, एंड ही फेल्ट कि भाई ये तो बड़ा जबरदस्त है, बच्चे तो बहुत खुश भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, एक्टिव भी हो रहे हैं, इस तरह। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं अपने, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मंटेसरी जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मंटेसरी आपने सुना है? यकीनन सुना होगा, जैसे किंडरगार्टन सुना है, मंटेसरी सुना होगा। वैसे हमारा सिस्टम क्या है, मंटेसरी है किंडरगार्टन है? सिंध गवर्नमेंट का एसी का जो हमारा सिस्टम है, दैट इज मंटेसरी और दैट इज किंडरगार्टन। कौन सा सिस्टम है, अभी हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, किंडरगार्टन फॉलो कर रहे हैं या मंटेसरी कर रहे हैं? यस, उरुसा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और इसके बदले आपको गिफ्ट मिलता है एप्रिसिएशन का। एनीवेज, यस, मंटेसरी हम फॉलो करते हैं, लेकिन मंटेसरी फॉलो आप कह सकते हैं कि नेमली नाम मंटेसरी का चलता है, बट कुछ एस्पेक्ट हमारे पास किंडरगार्टन के भी हैं, जैसे हम सेम एज को फॉलो करते हैं, हम एज का रूल फॉलो करते हैं, मंटेसरी में एज का रूल नहीं होता फॉलो, ये डिफरेंस है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी, ये भी एक क्वेश्चन है मंटेसरी और किंडरगार्टन का डिफरेंस, लेकिन ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि भाई किंडरगार्टन और मंटेसरी में क्या फर्क है। आपके एमसीक्यूज में नहीं पूछेंगे, तो मैंने इसकी स्लाइड इस तरह बनाई है, पर ये आता है। इसका मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ कि मंटेसरी जो है ना उसमें डिफरेंट एजेस एक साथ हो सकती है, मतलब 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा हो सकता है। किंडरगार्टन कहता है नहीं भैया, आपने एक ही सेम एज के बच्चों को लेना पड़ेगा। चलें, और मंटेसरी, हाँ, किंडरगार्टन एक और चीज आप देख लें, किंडरगार्टन जो है ना वो 3 to 6 ईयर्स का है, और मंटेसरी जो है वो 3 to 5 ईयर्स है। इस तरह भी हम मंटेसरी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभी मंटेसरी क्या है, थोड़ा आपने सोचा होगा दिमाग में, हम बढ़ते हैं। मारिया मंटेसरी सुना है? वेरी पॉपुलर। मारिया कौन थी, कहाँ से थी? ये बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है, कहाँ से थी मारिया? तुक्के लगा लें आप, मारिया थी कहाँ से, थोड़ा बताएं, मुझे भी थोड़ा लगे आप सुन रहे हैं।
ओ मारिया सुना होगा आपने सॉन्ग, है ना? पिक्चराइज कहाँ पे हुआ है वो सॉन्ग? वही जगह है मारिया बी की, मतलब मारिया जी की। यस, मारिया कहाँ से थी? तुक्का लगाए मुसलमानों, इटालियन, यस, गुड सोनिया। शी बिलोंग टू, एजुकेटर नहीं है, एजुकेटर नहीं थी सोनिया, एजुकेटर नहीं थी। क्या? सॉरी, मैंने शायद आपका पूरा नहीं पढ़ा है। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप सोनिया? फिजिशियन एंड एजुकेटर, फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर है। फर्स्ट इटालियन डॉक्टर थी, ये मतलब हल्का ना लें आप बाजी को, बहुत बड़ी शख्सियत है। फर्स्ट इटालियन डॉक्टर, इटली से इनका ताल्लुक है, बिल्कुल आपने सही कहा सोनिया। लेकिन ये पहली डॉक्टर थी इटली की, उस जमाने की। किस जमाने की? 19th सेंचुरी की पहली डॉक्टर है। 20th सेंचुरी में भी कर सकते हैं आप इनका नाम, क्योंकि 1907 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इसका, 1907 में। तो ये 19th या 20th सेंचुरी आप कह सकते हैं, जीरो है ये। 6 तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? जीरो सही बनाओ भाई, ऐसे ही बन रहा है आपकी टीचर से। जीरो अच्छा बनाना है हमें। हाँ, कब दिया था इन्होंने? 1907 में, मंटेसरी का कॉन्सेप्ट। इटली की पहली डॉक्टर थी ये। शी वॉज जस्ट 10 years old जब ये ना बीमार हो जाती है मारिया। तो इसको बड़ा सीवियरली सिक होती है, तो इसकी मदर इसको लेकर जाती है हॉस्पिटल, तो कहती है कि बस अब ये मरने वाली है, इतनी अच्छी नहीं होती है उस जमाने में। अ, आपको पता है डॉक्टर, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज। लेकिन ये कहती है कि आई हैवंट डन एनीथिंग इन माय लाइफ, तो अभी तक मैंने कोई जिंदगी में काम किया नहीं है। तो इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डिफरेंट शी वाज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हर लाइफ। 10 साल की बच्ची, 10 साल की उम्र में भी वो कितनी डिफरेंट थी, और किस तरह की उनकी अप्रोच थी अबाउट लाइफ, दैट जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं किसी के लिए, यानी पर्पसफुल लाइफ स्पेंड नहीं करूंगी, तब तक मैं मर नहीं सकती। ये एक मतलब ये एक जो है ना सोच है उस बंदी की। मारिया मोंटेसरी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इटली से इनका ताल्लुक था, फर्स्ट डॉक्टर थी इटली की। ठीक है, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। पहली डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मतलब सॉरी, मेल डॉक्टर में नहीं, आप काउंट करिएगा, ओवरऑल डॉक्टर्स में नहीं, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी मारिया। अब होता क्या है कि एजुकेशन में इतना कोई इनका रुझान होता नहीं है वैसे स्टार्ट में, पर एजुकेटर बनी कैसे? तो ये जो सोनिया आप बात कर रही थी ना, बिल्कुल ये ना एक उसमें जाती है बंदी, इसकी ड्यूटी लगती है एक हॉस्पिटल में, और वो ये एक साइकेट्रिक जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है, और वहां पे जाकर ये डील करती है किससे? बच्चों से। वहां पे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे। समझ आ रहा है यहाँ तक? इसकी ड्यूटी लगती है, डॉक्टर थी, तो ये जाती है एक साइकेट्रिक जो है ना उसमें हॉस्पिटल के अंदर, और वहां पे होते हैं छोटे बच्चे। अब आप समझ सकते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को तो कोई नहीं पढ़ाता, है ना? तो अब वो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई पढ़ा नहीं सकता। अब ये जब उन बच्चों को देखती है ना, वो कहती है इनका क्या कसूर है, इन्हें भी पढ़ना चाहिए जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। तो अब ये क्या करती है, उनको पढ़ाना शुरू करती है, और जब ये उनको पढ़ाती है तो शी वॉज सक्सेसफुल टू टीच द रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड किड्स। ये इसकी अचीवमेंट है कि इसने जो है वो बिल्कुल पागल बच्चों को, यानी जिनका जहनी तवाजन जो है वो बच्चों का, जो स्पेशल किड थे, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे थे, उनको ये पढ़ाती है, और उनको पढ़ा के compete करवाती है। नॉर्मल बच्चों का जो पेपर होता है ना, वो बच्चे वो पेपर्स देते हैं। इस तरह मारिया मोंटेसरी जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है दुनिया में, और इसलिए इनको माना जाता है कि इन्होंने जो है वो स्पेशल बच्चों को, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो पढ़ लिख कर, मतलब वो जो नर्सरी क्लास थी उनकी, जो मोंटेसरी क्लास थी, उसमें वो नॉर्मल बच्चों से compete करके वो एग्जाम देते हैं। इस तरह इनकी जो पहली मोंटेसरी क्लास है वो बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े? यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मोंटेसरी जो है वो क्या क्या किया है। मारिया मोंटेसरी का जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज 1873
टू 1952। ठीक है, ये इनका जो है वो टाइम पीरियड है। अब मारिया मोंटेसरी जो है, जब इन्होंने ये काम किया तो इनका बड़ा नाम हुआ, और इस तरह इसी वजह से क्या होता है कि मारिया मोंटेसरी जो कि इतनी बड़ी एक शख्सियत हैं, और जब इनका इतना नाम हो गया तो जो दूसरे लोग थे ना, उन्होंने भी फिर, यानी जो दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने भी इनके सिस्टम से इम्प्रेस होकर और फिर इसी तरह के सिस्टम जो है वो बनाना स्टार्ट किए। मैं मारिया मोंटेसरी, यस यस, शी विजिटेड पाकिस्तान इन 1949। देखो ये भी मैं लिख देती हूँ। 1949 में मारिया मोंटेसरी जो है, उन्होंने वैसे इंडिया का भी किया था, लेकिन हम तो पाकिस्तान ही हैं तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। 1949 में विजिट किया था मारिया ने, यहाँ पर आई थी पाकिस्तान में 1949 में। ठीक है, अब जो मारिया हैं, इनका जो सिस्टम है, अब इन्होंने पढ़ाया कैसे उनको, ये है क्वेश्चन हमारे पास। कैसे पढ़ाया रिटार्डिंग बच्चों को, और कैसे वो बच्चे पढ़े, और इसी तरीके से इनके थ्री एस्पेक्ट, जिस तरह हमने थ्री मेजर एस्पेक्ट्स पढ़े थे किंडरगार्टन के, उसी तरह हम मोंटेसरी सिस्टम के भी अभी आगे चलकर पढ़ते हैं। तो अब इन्होंने पढ़ाया कैसे, आपको क्या लगता है कैसे पढ़ाया होगा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर? हेलो, उम्मे हुमेरा, महक, इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब इन्होंने कैसे पढ़ाया होगा, आपको क्या लगता है? कोई सजेस्ट करे, बताएगा कैसे पढ़ाया है? भाई बच्चे हैं, और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है ना, वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता, ग्रिप नहीं होती उसकी। समझ रहे हैं आप? बच्चों का जो पहला स्टेप होता है ना, वो ग्रिप होती है, कि उनकी ग्रिप होनी चाहिए, वो पेंसिल पकड़े। अब पेंसिल होल्ड नहीं कर सकता एक रिटार्डेड बच्चा, ऐसा नहीं कर ही नहीं सकता, मतलब उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि वो पेंसिल कैसे होल्ड करे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेंटली रिटार्डेड किड कि आप उसको लिखना सिखाएं। जब बच्चे को लिखना आता है ना, जो मतलब राइटिंग जिसको हम बहुत लाइटली चीज लेते हैं, ये बड़े मुश्किल काम है लिखना। तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है ना, वो लिख नहीं सकता, वो पेंसिल होल्ड नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो अब मैं आपको एक शो करती हूँ स्क्रीन, उसके बाद आपको शायद थोड़ा ये समझ आएगा। ये देखें, ये ये मारिया है, ठीक है जी, और ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। अब अगर आप देखें तो ये किस तरह पढ़ा रही हैं, ये बच्ची आपको नजर आ रही है? ये बच्ची क्या कर रही है? इस बच्ची को देखें, ये बच्ची क्या कर रही है? कोई बताएगा मैसेज में बेटा, ये बच्ची क्या कर रही है? ये क्या कर रही है ये बच्ची? इसके हाथ में तो पेंसिल ही नहीं है, ये क्या कर रही है? अगर आप नोटिस करें, किसी बच्चे के हाथ में पेंसिल नहीं है। ये बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, देख रही हैं आप? अगर इस बच्चे को देखें तो ये मैथ्स पढ़ रहा है। ये बच्ची राइटिंग सीख रही है। यहाँ पे देखें तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कर रहा है। मेरा कॉन्सेंट्रेट, हाँ काइंडा, ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये जो बच्ची है, ये बच्ची राइटिंग सीख रही है। ये जो बच्चा है, ये 1 2 3, यानी कि ये काउंट सीख रहा है। कि देखें, अगर आप नोटिस करें, 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, ये बड़े होते जा रहे हैं। नोटिस कर रहे हैं जो यहाँ पे वेट्स बने हुए हैं, इनको आप नोटिस कर रही हैं कि ये जो वेट्स बने हुए हैं, ये छोटे बड़े हैं। और ये छोटे बड़े होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 का कॉन्सेप्ट है। यस, और यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये भी सीक्वेंस वाइज बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाया जा सकता है। और यहाँ ये जो बच्ची है बेटा, ये बच्ची क्लियरली जो है वो अपने क्या यूज कर रही है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये हाथ है इसके, और ये सिर्फ फिंगर्स हैं, इसके पास पेंसिल नहीं है। तो ये चारों बच्चों को अगर आप देखें तो ये चारों मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जिनको ये जो मारियां हैं, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ कोर्स इन एजुकेशन, ये सिखा रही है इनको पढ़ना। तो ये कितना डिफरेंट, क्यों ऐसे सिखा रही हैं? क्योंकि ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जो नॉर्मली पेंसिल नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस करवा रही हैं बच्चों को। तो यहाँ पर हम आते हैं, अब आपको शायद समझ आएगा कि जो मारिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पिक्चर, ये पिक्चर क्लियर है? क्योंकि आगे जाकर इसी पिक्चर की बेस पर हम सारी डिस्कशन करने जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू?
कि किस तरह इस पिक्चर के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई इन्होंने किया क्या है और किस तरीके से किया है। अब आप समझें इसको, शायद मैं एक बोर्ड ले लेती हूँ, उस पर लिखती हूँ पहले आपको। 3 मेजर जो स्किल्स हैं उनके ऊपर इसने काम किया है। ठीक है, इसने 3 मेजर, यहाँ पर भी 3 मेजर स्किल्स पे काम हो रहा है। आगे चल के आपको और अच्छी तरह ये इंशाल्लाह समझ आएगा। अब 3 मेजर स्किल्स कौन कौन सी हैं? हम आगे बढ़ते हैं, ये रहे। मोटर स्किल्स, सेंसरी स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। कितने स्किल्स हैं? 3। नेमली याद रखिएगा, मारिया मोंटेसरी ने जो एजुकेशन दी उसमें 3 स्किल्स के ऊपर काम किया गया है। सो 3 एजुकेशन कौन कौन सी हैं? मोटर एजुकेशन है पहली, ये आप मोटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? मारिया ने। एमसीक्यूज बता रही हूँ आपको, फिर हम समझते भी हैं इसको कैसे ये आगे काम करेगा। दूसरा है जी सेंसरी एजुकेशन, और तीसरा जो कि थर्ड पेज पर आएगा वो आएगा इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। अब मोटर एजुकेशन या मोटर स्किल्स की बात करें तो कितनी टाइप्स होती है मोटर स्किल्स की? 2 होती हैं, राइट। एक होती है, आपने सुना होगा, ग्रोस। एक होती है ग्रोस, है ना। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है फाइन। एक है ग्रोस, दूसरी होती है फाइन। ग्रोस कौन सी होती है? वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जो बच्चा पेंसिल पकड़ता है इसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, राइट। तो फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, यानी 3 से 5 इयर्स का जो बच्चा है वो, उसको फाइन जो स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो मारिया ने क्या किया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये फाइन और सेंसरी पे काम कर रही है। अब फाइन स्किल्स के लिए ये बच्चे जो हैं ये तो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि मेंटली रिटार्डेड हैं। तो इनको किस तरह ट्रेन किया जा रहा है? जैसे एक बच्चा होता है ना, जब हम एक बच्चे को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म भी हम खुद देते हैं, उनको चेंज करने के लिए भी हम वहीं पे खड़े रहते हैं, उनको सारा उनका काम करके दे रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चा ड्रेस और अनड्रेस करता है ना, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मोटर स्किल्स की। यानी एक बच्चे को अपने कपड़े चेंज करना, उसको उतारना, उसको सीधे करना, ये एक आप उसको सिखा रहे होते हैं। ये मोटर स्किल्स का जो है वो काम है कि बच्चे को ये आना चाहिए कि वो किस तरह। तो इस तरह उसने क्या किया कि बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की, कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपने काम के अंदर इंडिपेंडेंट हो, वो अपने शूज खुद पहने, कोई और आकर उनको शूज ना पहनाए। वो सीधे अगर शूज पहनेगा ना बच्चा, लेफ्ट लेफ्ट फीट के अंदर, और राइट शू जो है वो राइट फीट के अंदर, ये भी मोटर स्किल के अंदर या मोटर एजुकेशन के अंदर आता है। सेकेंड है सेंसरी एजुकेशन। सेंसरी एजुकेशन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये जो बच्ची थी ये क्या कर रही है? ये जो बच्ची है ये सेंसरी एजुकेशन कर रही है। सेंसरी एजुकेशन क्योंकि रिटार्डेड बच्चे थे। यस, गुड सोनिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब सेंसरी एजुकेशन आप देखें, ये पेंसिल यूज नहीं कर रही है, तो इसने क्या किया, क्योंकि रिटार्डेड बच्ची थी। तो मारिया ने क्या किया है? मारिया ने बेसिकली उसने इस तरह के ब्लॉक्स उसको बना के दिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बच्चों को कहा, जैसे अल्फाबेट्स ड्रॉ करके, ये अल्फाबेट ड्रॉ हुआ है ना, तो अल्फाबेट ड्रॉ करके उसने क्या किया कि आप इसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरें, फिंगर से सेंस करें। यानी फिंगर से अगर उसे एस बनाना है तो एस फिंगर से बना रही है, पेंसिल यूज नहीं कर रही है अभी। ये बच्ची जो है ये पेंसिल नहीं, ये सेंसरी, अपनी जो सेंसरी स्किल्स हैं वो यूज कर रही है ये बच्ची। और सेंसरी स्किल्स के थ्रू वो फिंगर्स के मतलब अपनी फिंगर्स को जो है वो अल्फाबेट के ऊपर घुमा रही है, जो वुड की बनी हुई है अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसके ऊपर हाथ फेर रही है। तो अब जब ये पेंसिल पकड़ेगी तो ये आराम से लिख लेगी ना, क्योंकि इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे बच्चा देखें तो इसको ये कॉन्सेप्ट दे रही है सेंसर, यानी फिंगर्स के थ्रू, आंखों के थ्रू, थ्रू आईज, थ्रू फिंगर्स, ये सारे सेंसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली देखें तो बच्चा देख रहा है कि भाई 1 छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है, 3 से, मतलब उसको कॉन्सेप्ट आ रहा है। और यहाँ पे इस तरह से ये राइटिंग सिखा रही है। तो ये सेंसरी स्किल्स को जो है वो इसने यूज किया। और जब बच्चा सेंसरी स्किल्स को जो है वो यूज कर लेगा तो फिर क्या होगा इवेंचुअली?
बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो है, जिसको आप लैंग्वेज एजुकेशन भी कह सकते हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी। समझ आ रहा है यहाँ तक बात? उमेरा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद बस हमारी क्लास एंड होने जा रही है। एक 1 आवर की क्लास है आपकी, 3 मिनट्स 4 मिनट्स के अंदर अंदर। जी, इंटेलेक्चुअल और लैंग्वेज ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल है ऑफ कोर्स। तो अगर बच्चा मोटर स्किल्स, यानी कि अगर हम बच्चे को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, हालांकि वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे, लेकिन उनको बताया जा रहा है बेटा आप एक लाइन के अंदर चलेंगे, उनको बताया जा रहा है कि आप जो है ना बेटा डिसिप्लिन में रहना है। फॉर एग्जाम्पल उनको ड्रेस अनड्रेस करना सिखाया जा रहा है, उनको अपना काम, उनको कॉपीज जो है वो बैग में खुद रखना सिखाया जा रहा है, उनको अपना सामान खुद रख। तो ये मोटर स्किल्स डेवलप की। सेंसरी उसने किस तरह की, उसने वुड के ऊपर जो है ना वो ब्लॉक्स बना दिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स 1 2 3 के, और इस तरह अल्फाबेट्स के, और इस तरह जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल चीजों को, मैथ्स के लिए भी इस तरह उसने जो है ना वो सेंसरी स्किल्स दी। और इवेंचुअली जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थी ना वो बच्चों में डेवलप होना शुरू हो गई। एंड दैट इज हाउ बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने compete किया विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, जो मेंटली रिटार्डेड नहीं थे, जो नॉर्मल बच्चों से थे, उनके पेपर्स को क्लियर किया। यस, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, बट इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एबिलिटीज जब एक बच्चे के अंदर नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। जब हम मंटेसरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह मंटेसरी सिस्टम हमारे पास आया, तो इन बच्चों के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी नहीं थी। तो इनसे क्या किया गया है, इनको मोटर स्किल्स दी गई, इनको सेंसरी स्किल्स दी गई, सो दैट दे कुड एक्चुअली have those cognitive skills or those intellectual skills which a normal person has। क्लियर है? तो इनको जब सिखाया गया पढ़ने के लिए, तो इनको डायरेक्टली एक नॉर्मल बच्चे की तरह पेंसिल नहीं पकड़ाई गई, बल्कि इनको सेंसरी एंड मोटर स्किल्स पे काम किया गया। एंड इवेंचुअली दे लर्न द लैंग्वेज एंड दे कैन compete विद द नॉर्मल। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह ये पूरा सिस्टम जो है वो बन गया। तो 3 स्किल्स पे इसने काम किया है, मोटर स्किल्स, सेंसरी स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। और इसके साथ ही जो है आपका मंटेसरी सिस्टम जो है वो एंड होता है। मंटेसरी सिस्टम में मैंने कुछ चीजें रख दी हैं यहाँ पर। अगर मंटेसरी सिस्टम को यहाँ पे मैंने लिख दिया मिक्स एज, ताकि आपको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि किंडरगार्टन में और मंटेसरी में जो मेजर डिफरेंस आता है, पेपर के अंदर ये आपसे पूछते हैं, तो याद रखिएगा मंटेसरी में मिक्स एज हो सकती है, लेकिन किंडरगार्टन में सेम एज होती है। सेल्फ डायरेक्टेड कामयाबी हमने पढ़ा कि मोटर स्किल्स ही इसमें ये है, मोटर एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चे अपना काम खुद करें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। टीचर फैसिलिटेटर तो है, लेकिन जो बच्चा है वो खुद पहले थ्रू सेंसेस एंड थ्रू मोटर स्किल्स ही वुड लर्न, एंड इवेंचुअली थ्रू इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके अंदर आ जाएंगी। इज दिस क्लियर बेटा? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? ठीक है जी, यहीं तक का आज का हमारा वैसे जो है वो टॉपिक है। एक स्लाइड मैंने बना दी है जॉन लॉक की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो मैंने एक स्लाइड बना दी है जॉन लॉक की, ताकि आपको पता हो कि ब्लैंक स्लेट किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। किसको कहा है? बच्चों को कहा है। इसने कहा है चिल्ड्रन आर लाइक ब्लैंक स्लेट, टेबलो रोसा, क्लियर स्लेट, एम्प्टी वेसल। ठीक है, कुछ भी आप बोलें, ये सब के सब इसने कहा है। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो हमारा है। होपफुली आपको जो है वो क्लास समझ आई होगी। और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये आप याद रखें कि जितने भी मैंने ये जो ऐड किए हैं, ये आपके ईसीई के सिलेबस से किए हैं, गूगल वूगल या वहां से मैंने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये जो हमारा आईडी स्ट्रक्चर है ना, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम डायरेक्ट जो है वो कंटेंट पे जाएं। बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको ईसीई का जो डिप्लोमा है उससे ही सिलेबस में लूं, और जो बीएड है वो बीएड की बुक से लूं। हम बुक से हटेंगे नहीं उसे, क्योंकि मुझे जितना इस चीज का एक्सपीरियंस है आईबीए का, ये बुक्स पे रहते हैं, दे आर स्पेसिफिक टू बुक्स, दे आर नॉट जनरल। तो ये एसपीएससी नहीं है, ये एजुकेशन लेक्चरर का टेस्ट नहीं है, ये बुक से नहीं जाएंगे, ये बुक्स से हम फोकस करें वो ज्यादा बेहतर है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके ईसीई के सिलेबस में है किंडरगार्टन की या मॉन्टेसरी की, मैंने वही आपको प्रोवाइड की है।
आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, वो ही बताया है, ठीक है? थैंक यू, अब मैं रिकॉर्डिंग